हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस स्टोरी। और जैसा कि आप सबको पता है, कुछ ही दिन पहले एनटीए यूजीसी नेट ने अपने रिजल्ट जारी किए और उसमें बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल की। ऐसे ही आज एक कैंडिडेट हमारी स्टूडेंट है लीजा, जिन्होंने हिस्ट्री से 2 बार इस एग्जाम को क्लियर किया है। और करंटली ये एक रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी कर रही है उत्कल यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने 2018 में एंड 2021 में 2 बार इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से अपने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो आज हम जानेंगे लीजा से कि क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, कब से इन्होंने तैयारी स्टार्ट की, क्या इनका मोटिवेटिंग फैक्टर था। ये सारी चीजें हैं जो आज हम लीजा से बातचीत करने वाले हैं। विस्तृत चर्चा है जो आज हम लीजा से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लीजा को वेलकम करते हैं। वेलकम लीजा टू द अनअकैडमी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मुझे इस स्पेशल डे में बुलाने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लीजा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारा आपको बधाई हो 2 बार इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और आप एक जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो आपने अपने इस पूरे के पूरे सफर में अर्जित की हैं। तो उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं। तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को बताइए कि आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपका बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मेरा नाम है लीजा नायक। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग था विवेकानंद शिक्षा केंद्र, जो कि भुवनेश्वर में ही है। फिर +2 मेरा किट यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन मेरा रमादेवी यूनिवर्सिटी, और फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वो उत्कल यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। और अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं इग्नू से अपना एमए भी कर रही हूँ। तो जैसा कि लीजा ने बताया कि इनका पहली बार जब जेआरएफ हुआ, जब आर्कियोलॉजी से इन्होंने जेआरएफ किया, वो भी शायद एमए के साथ में आपने कर लिया था। और ये हाँ जब हाँ, दूसरा वाला एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है दूसरे सब्जेक्ट से, ये भी आपका एमए के साथ में क्लियर हुआ है। एमए के टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने दोनों एग्जाम है वो अपने एमए के साथ में ही क्लियर किए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट इन्होंने अपने एग्जाम है जो क्लियर किए हैं। सो दैट्स ग्रेट। हाँ तो लीजा, आपने अभी पीएचडी कर रहे हैं आप उत्कल यूनिवर्सिटी से। हाँ तो आपका हाँ। पीएचडी आप हिस्ट्री से ही कर रहे हैं या आर्कियोलॉजी से कर रहे हैं? पीएचडी में अभी आर्कियोलॉजी से कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है रॉयल पैलेसेस ऑफ ओडिशा, ए स्टडी फ्रॉम 10th सेंचुरी सीई टू 19th सेंचुरी सीई। ओके जी। वो बेसिकली ओडिशा के पैलेस के आर्किटेक्चर, क्या हिस्ट्री रहा, क्या उनका फेस्टिव रहता है, उसी को कवर करता है। ओके लीजा। लीजा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये जो जर्नी है आपकी, जो हाँ। प्रिपरेशन की जो जर्नी है, स्पेशली नेट जेआरएफ की जो जर्नी है, ये आपने कब से स्टार्ट की और आपने कब डिसाइड किया था कि आपको जेआरएफ करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? अ, अ, मेरा शायद एडमिशन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का अगस्त के महीने में हुआ था। उसके 2 महीने बाद मेरे जो गाइड थे डॉक्टर अनाम बेहरा, उन्होंने मुझे इस नेट जेआरएफ के बारे में बताया था कि नेट क्वालिफाई करने से आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जेआरएफ होने से आपको फेलोशिप भी मिलेगा, जो कि आपको पीएचडी में भी हेल्प करेगा, और फिर कुछ कंसेशन भी मिलता है। आप अगर एमफिल या फिर पीएचडी करना चाहें, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा सिलेबस वगैरह बुक सब कुछ उन्होंने पहले सजेस्ट किया था। तो फिर मैंने जब देखा कि सिलेबस काफ़ी मतलब को रिलेटेड था पीजी के सिलेबस के साथ, तो फिर मैंने साथ-साथ में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेरा जो पहला एग्ज़ाम था, तो तब इतना ऑनलाइन का मतलब फैसिलिटी नहीं था। अनअकैडमी तब तक नया-नया शुरू हो रहा था, इतना मतलब लोगों के बीच में नहीं आया था। तो फिर वो जो कुछ भी था, मेरे गाइड, मेरे दोस्त और मैंने खुद से मिलके हम सबने प्रिपरेशन शुरू किया था, और लकीली 2018 जब मैं सेकंड ईयर में थी, दूसरा अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। ये तो आपका आर्कियोलॉजी का जो उस टाइम आपका जेआरएफ में निकल गया था शायद 2018 में। हाँ, और जो आपका हाँ, इस बार जो एग्जाम क्लियर किया है आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से,
उसका आपने कब सोचा, मतलब ऐसा क्यों लगा कि आपको हिस्ट्री से भी जेआरएफ निकालना चाहिए? एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि आर्कियोलॉजी को हमेशा हिस्ट्री का सब पार्ट ही माना जाता है। कभी उसको फुल फ्लेज रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। अब अगर बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको हिस्ट्री तो मिलेगा, लेकिन आर्कियोलॉजी आपको नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, हम जब दूसरे कॉलेज में फॉर्म डालते हैं, कोई भी जॉब निकला हो, कुछ भी हो, तो फिर वहाँ पे आर्कियोलॉजी का ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें हिस्ट्री ही डालना पड़ता है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जो अभी मेरे पीएचडी के गाइड हैं डॉक्टर अनाम बेहरा, वो एक्चुअली उनके वक्त में उन्होंने डबल जेआरएफ उन्होंने किया था, डबल एमए के साथ। एक तो था हिस्ट्री में और दूसरा था आर्कियोलॉजी में। तो फिर उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि एज ए स्टूडेंट ऑफ माइंड, यू शुड clear this history exam and you should do double MA and double JRF। JRF तो नहीं हुआ, नेट क्लियर हो गया। तो फिर मैंने उनका सब बात माने। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दिया। और फिर क्या होता है कि मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, लेकिन वो नहीं निकला, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है आज के टाइम में। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी आ रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये जेन्युइन है कि कंपटीशन राइज हो जाएगा। तब मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में सर्च किया कि कहाँ से मुझे बेनिफिट मिल सकता है। मैंने हिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे देखा, अन अकेडमी, अदर ऑनलाइन सोर्सेस, मुझे बहुत सारा देखा, जैसे कि ओम ओम समथिंग क्लासेस है, शैलेंद्र क्लासेस है। फिर मैंने आपका देखा। मैंने आपका, आप जो टॉपर्स इंटरव्यू सब डालते हैं, मैंने उनको देखा। मुझे लगा कि मैं आपके साथ, आप जैसे पढ़ाते हैं, आपके टीचिंग स्टाइल से मैं रिलेट कर सकती हूँ। मुझे आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी ले लेना चाहिए। अभी मुझे खुद से नहीं हो रहा है, मुझे एक गाइडेंस की जरूरत है। तो फिर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे के नीचे कमेंट करती रहती थी कि आप बोलते थे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अन अकेडमी पे ज्वाइन करिए। तो फिर मैं सोचती थी कि मुझे पहले देखना चाहिए कि क्या क्या कोर्सेस है, कैसे सिलेबस कवर होता है। तो फिर मुझे वो पहले जानना था। तो फिर मैं आपके यूट्यूब के सारे वीडियो के नीचे कमेंट करती रहती थी कि कोई मुझे लिंक दे दो, कोई मुझे लिंक दे दो, टेलीग्राम में ज्वाइन करना है। तो 4-5 दिन के बाद किसी ने लिंक दिया आपका टेलीग्राम चैनल का। तो फिर मैं ज्वाइन करने के बाद मैंने आपका देखा, सारा कुछ मैंने देखा, कैसे सब सब्जेक्ट कवर हुआ है, क्या 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 कवर हुआ है। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ले लेना चाहिए। तो फिर तब मैंने 6 मंथ का मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था अन अकेडमी पे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मेरा पीएचडी का जेआरएफ से एसआरएफ होने वाला था। तो फिर उसका मैं लगी, इतना प्रॉपर से मैं टाइम नहीं दे पाई। लकीली वहाँ नेट एग्जाम तो पोस्टपोन होके चला आया। शायद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के मंथ में था, जो हमारा नवंबर। लास्ट वाला जो एग्जाम था। जी। तो फिर मैंने सितंबर की 2 तारीख को मेरा सारा का सारा काम खत्म हो गया। तब मैंने देखा कि आपके सितंबर 7 को आपका है कि क्रैश कोर्स का बैच लॉन्च होने वाला है। तो फिर मैंने बोला कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मुझे। अभी फिर से मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर से मैंने ज्वाइन किया आपके कोर्सेज में। तब मैंने आपको पूछा था कि सर अभी मेरे पास बस 1 ही मंथ बचा हुआ है, तो क्या हो सकता है, मैं क्या क्लियर कर सकती हूँ? पिछले भी मैंने 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। तब आपने मुझे बताया था कि आपके 24 घंटे में से आप मुझे बस 4 घंटे देना। दो जहाँ जो यूट्यूब में है, और मैं जो स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस पे पढ़ाता हूँ, आप बस उन्हीं को फॉलो कीजिए। तो मैंने भी बस आंख बंद करके आप पे बिलीव रखा। मैंने कहा हाँ, सर ने बोला है तो डेफिनेटली मैं करूंगी। मैंने भी अपने जो गाइड है उनके बात को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, एक एक बात को मैंने फॉलो किया था। तो फिर मैंने भी वही किया, आपने जैसा बोला था, जो बोला था, मैंने बीट बाय बीट मैंने सब कुछ फॉलो किया। एंड लकीली 1 महीने में भी मेरा क्लियर हो गया। दैट्स ग्रेट। और मुझे आज भी वो आपकी बात याद है कि आपने क्लास में पूछा था, और लाइक मैंने आपको 1 महीने का चार्ट आउट किया था कि 1 महीने में आप हम्म। ये कर सकते हैं लाइक। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लीजा है, इनकी जो डेडिकेशन है और जो फोकस स्टडी है, यही एकमात्र कारण है कि ये आज आपके सामने है। 2 बार एग्जाम क्लियर करके आपके सामने आई है।
एंड एमए के साथ इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। और दूसरे इनका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इन्होंने अपने ट्यूटर की बात को बहुत ब्लाइंडली इन्होंने फॉलो किया है, लाइक, है ना। वो बोलते थे कि जी एक सर, कभी बोलते हैं कि ब्लाइंड बिलीव इज बैड थिंग, बट मैं मानती हूँ कि अगर आप एक गाइड के ऊपर आपको जो बोल रहा है उस पे ब्लाइंड बिलीव करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उनके बातों पे ब्लाइंड बिलीव नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़े। क्योंकि टीचर को एक भगवान का रूप माना गया है, दर्जा दिया गया है। अगर आपने एक कोर्सेज में चाहे एनरोल किया हो, जो कोई कोचिंग सेंटर में आप एनरोल किया, अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा उन पे तो फिर आप कैसे क्लियर कर सकेंगे। यस यस, बिल्कुल ये सही है कि हमें मतलब वो बोलते हैं ना कि हम एंशियंट एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं हम दोनों ही। तो हमें पता है कि हमारा जो फाउंडेशन हुआ है पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का, वही गुरु शिष्य परंपरा से हुआ है, लाइक, है ना। हमारी जो इनबिल्ड जो हमारा जो फाउंडेशन है वही एक मतलब एक गुरु के सानिध्य में होता है, लाइक। ये चीज वैसे भी काफी काम करती है, और मैं पर्सनल भी इस चीज को मानता हूँ कि जो हमारा गाइड होता है उसका काफी रोल होता है हमारी सक्सेस में। तो लीजा, हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एलोबरेटली डिस्कस करेंगे पेपर वन एंड पेपर टू की स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पेपर वन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? पेपर पेपर वन वन आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? पेपर वन मैंने मेरा तो स्टडी दो फेज में ही इंटायरली डिवाइडेड है। जब मैंने पहले प्रिपरेशन किया था तो इंटायरली मतलब मेरे जो गाइड थे उन्होंने जो कुछ बताया था, मैंने बुक फॉलो किया था केबीएस मदान। और कुछ मेरे दोस्त हम वगैरह मिलके हम प्रैक्टिस करते रहते थे, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया हमने दोस्तों ने मिलके ही प्रिपरेशन किया था। पर टाइम के साथ सब कुछ अभी चेंज होने लगा है, तब इतना हार्ड नहीं था। मैंने इतना बार एग्जाम दिया है, 2016 से मैं एग्जाम दे रही हूँ। पर अभी बोलूँ तो 2021 में पेपर वन बहुत ही हार्ड हो गया है। तो इसके लिए आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, स्पेशल टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। इसी वजह से ही मैंने अनअकैडमी पे एनरोल किया था। मैं आपका पेपर वन का जो भी वीडियो है वो देखती थी, और फिर प्रीवियस ईयर का अनअकैडमी में उस पे क्या आप दे सकते हैं प्रीवियस ईयर लाख बार चाहे तो आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट भी है। मैं क्या करती थी, एक बार मैं एनवायरनमेंट शायद पढ़ ली, उसके बाद मैं टेस्ट लगा लेती थी, कुछ प्रीवियस ईयर का और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह। वहां पे क्या था, अनअकैडमी पे ये फैसिलिटी है कि वहां पे शो कर देता है कि हाँ एनवायरनमेंट से इतना क्वेश्चन आया था, टीचिंग से इतना क्वेश्चन आया था। तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ आप लैग कर रहे हैं। और फिर मैं बेसिकली आपके जो एमसीक्यू सीरीज वगैरह आप लेते थे 4 बजे 7 बजे, मैं उस पे ज्यादा ही ट्राई करती थी कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर सकूं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब बाद में क्वेश्चन अटेंड करते हैं आपको लगता है हाँ कितना इजी है, पर जब सडन आपके आगे क्वेश्चन आता है, वो जो एटमोस्फियर में होता है आपका दिमाग सुन पड़ जाता है। आपको पता होता है कि हाँ आंसर यही होना चाहिए, पर सडनली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं ट्राई करती थी कि आपके जो लाइव क्लासेस है वो तो अटेंड करती थी, लेकिन मेरा मेजर फोकस होता था जब आप एमसीक्यू चलाते थे, सीरीज चलाते थे यूट्यूब पे हो गया, अनअकैडमी पे सुबह आप जो हिस्ट्री का एमसीक्यू लेते थे, 4 बजे जो एमसीक्यू पेपर वन का होता था वो रेगुलरली फॉलो करते थे। ओके, तो पेपर वन आपने ज्यादा अभी जो नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है उसमें आपने ऑनलाइन हाँ रिसोर्सेज को ज्यादा प्रेफर किया है एज कंपेयर टू द हाँ, क्योंकि ऑफलाइन रिसोर्सेज। करंट रिलेटेड ज्यादा डाटा आ रहा था। इसका परसेंटेज बताओ, उसका परसेंटेज बताओ। आपको अभी करंट का एनआईआरएफ रैंकिंग पूछ लेता है। सब क्या ऑक्सीजन का अभी क्या मतलब परसेंटेज बताओ, वो सब करंट के रिलेटेड है, तो आपको अपडेट होना पड़ता है इसके लिए। तो फिर मैंने इसीलिए ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ज्यादा रिलाई किया। ठीक है लीजा, ये तो बात होगी पेपर वन की। अब आप पेपर टू को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको देख रहे हैं अभी, और जिनका एक ही यक्ष प्रश्न है कि यार 2 बार एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया, हमारा एक बार भी नहीं हो रहा है। तो आपके कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है स्पेशली फॉर द पेपर टू हिस्ट्री के लिए? तो आप हमें थोड़ा सा बताओ कि सबसे पहले तो बताओ कि आपके रिसोर्सेज क्या थे। दूसरे में आप बताने कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है हिस्ट्री के लिए।
जो एक्चुअली मेरा जो एंशिएंट पार्ट था वो हमारे जो आर्कियोलॉजी में काफी डेप्थ तक पढ़ाया जाता है। हमारा स्टोन टूल्स ये वगैरह सब कुछ हमारा डेप्थ में पढ़ाया जाता था आर्कियोलॉजी जब हम पीजी करते थे। पर मेरा मेजर सोर्स मेरा आर्कियोलॉजी के टाइम में और फिर अभी जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी एंशिएंट के लिए, मैंने उपेंद्र सिंह ही फॉलो किया था। और फिर मेडिया भल के लिए मैंने जे एल मेहता का वो 3 वॉल्यूम में आता है, और फिर दूसरा होता है सतीश चंद्र, उसको फॉलो किया था। और फिर मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था। और एक पार्ट है हिस्ट्रियोग्राफी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं हिस्ट्रियोग्राफी के लिए नोट बना सकूं। सोर्सेस तो पता था, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि इग्नू एमए में आता है, वहां से कवर हो जाता है, लेकिन मेरे पास भक्ति नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्रियोग्राफी का, स्पेशल क्लासेस में भी और फिर वहाँ पेड कोर्सेस में भी। तो मैंने तो पेड ले रखा था, लेकिन मैंने दोनों पार्ट से ही मैंने कवर किया था, स्पेशल क्लासेस से प्लस पेड से। दोनों से ही मैंने क्या किया था कि फास्ट फॉरवर्ड में डाल के जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं नोट बनाती गई। और फिर कुछ ऐसे भी अब आपने बताया पढ़ा है कि जो कि स्लाइड से ही पूरा एंटर क्लासेस ही बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो फिर मैं उस स्लाइड्स को आपके जरिए कन्वर्ट कर देती थी, पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर इसको मैं प्रिंट निकाल लेती थी। तो फिर उसी मटेरियल को ही मैं पढ़ती रहती थी, कुछ एक्स्ट्रा उसमें से नोट नहीं बनाते, उसी में से ही हाईलाइट में कर देती थी। और फिर जो एंशिएंट और मेडिएवल मॉडर्न का जो होता है, बेसिकली आप जो एमसीक्यू वगैरह लेते हैं, जो भी आप पढ़ाते हैं, मटेरियल तो हम सबके पास सेम ही होता है। बस आपको अगर लगता है कि हाँ ये पॉइंट मेरा छूट गया है, तो फिर मैं क्या करती थी, एक पेज अटैच करके अपने बुक में ही वहां पे पेपर क्लिप लगा के लिख देती थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके वीडियो में से मिल गया, तो फिर मैंने देखा कि हाँ ये पॉइंट मेरा बुक में नहीं है, तो फिर मैं उसको लिख के वहां पे ही अटैच कर देती। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मुझे मिल गया नॉन कोऑपरेशन बारे में, तो फिर मैं उसी बुक के एंड में उसको हेडिंग नॉन कोऑपरेशन हेडिंग डाल के उसको लिख लेती थी। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ मॉक टेस्ट से मिले, या फिर आपके क्लासेस से मिले, मैं उसको ही ऐड करती, क्योंकि कोई बुक या फिर कोई टीचिंग सफिशिएंट नहीं होता है। आपको हमेशा ही नॉलेज हंट जो चीज होती है उसको आप करते रहना चाहिए। जो भी आपको मिल रहा है उसको अपडेट कीजिए, अपने मटेरियल अपडेट कीजिए। तो फिर इससे क्या होगा, आपका ग्रेजुअली आप नॉलेज बिल्ड होगा। आप अगर बोलेंगे कि मैं एक बुक ही फॉलो कर लूंगी और फिर मुझे 100 में से 100 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। किसी का भी नेट में या फिर कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, जो भी एग्जाम हो, किसी का भी कोई भी एग्जाम में 100 में से 100 नहीं आया है। आपको बस इतना फोकस रहना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है, अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट नॉलेज शो करना है। तो फिर अपने बेसिक बुक के साथ जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता था, तो फिर मैं अपने मटेरियल के साथ साथ ही ऐड करती चलती थी। जी। तो लीजा, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, और मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी ने, जैसा कि आपने बताया, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि लीजा ने सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा है ना, ओडिशा पीसीएस का मेंस भी इन्होंने लिखा है। तो लाइक आपको पता ही लग रहा होगा कि काफी स्टूडियस है ये। तो लीजा, आप ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? पूरे दिन पढ़ते ही थे या थोड़ा बहुत कुछ और भी करते थे? एक्चुअली मेरा पहले इतना पढ़ाई के बारे में इतना शौक नहीं था। मैं बोलती हूँ ग्रेजुएशन तक इतना दिमाग में नहीं आता कुछ पढ़ना है कुछ करना है, कुछ भी नहीं था। पर जब पीजी में मैंने एंटर किया, मतलब मेरा लाइफ ही चेंज हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन में। क्योंकि जो मेरे टीचर्स थे, प्रोफेसर संजय आचार्य, डॉक्टर अनाम बेहरा, डॉक्टर सुशांत पात्रा, उन तीनों ने मुझे बहुत ही हेल्प किया। मैं उनको त्रिदेव बोलती हूँ कि ये मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिन्होंने मुझे एक्चुअली में मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाया कि देखो पढ़ाई के ये बेनिफिट्स होता है, तुम अगर कर सकती हो तो क्यों नहीं कर रही हो। एक्चुअली में मतलब उन्होंने, उन तीनों ने मुझे एक बेटी की तरह बिठा के मुझे उन्होंने समझाया। मैं अगर बोलूँ मेरे लाइफ के गोल भी वही डिसाइड करते हैं, मैं उनके ऊपर ही बोलती हूँ कि सर अब ये कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट व्हाट।
तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, अब तुम हिस्ट्री के लिए तैयारी करो, अब तुम सिविल सर्विस के लिए तैयारी करो। मैं उन्हें कभी भी क्वेश्चन नहीं करती कि आ, क्यों करूं सर, सिविल सर्विस की तैयारी क्यों करूं, क्यों मैं हिस्ट्री जेआरएफ के लिए तैयारी करूं। क्योंकि अगर उन्होंने उन्होंने बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें करना चाहिए। अगर हमारे बैच में 32 स्टूडेंट्स थे, 32 स्टूडेंट में से अगर वो मुझ पे बिलीव कर रहे हैं, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग। तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं करती थी, मैं अपना शुरुआत करती, हाँ सर बोल रहे हैं मुझे ये करना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो लीजा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, लाइक 2016 में आपका पीजी था एंड 2018 में आपने पहली बार जेआरएफ निकाला, फिर देन 2020-21 में इसके बीच में आप सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस भी आपने लिखा। तो प्रिपरेशन के दौरान कुछ स्ट्रगल्स आपने फेस किए, कोई परेशानी आपको आई, लाइक? बहुत ही मतलब लोग बोलते हैं कि आप अगर जेआरएफ आपका निकल जाता है तो फिर आपका सब टेंशन खत्म हो जाता है। पर मैं अभी बोलना चाहूंगी कि जेआरएफ खत्म करने के बाद ही आपके लाइफ के जर्नी, एक नया जर्नी स्टार्ट होता है, और वो भी स्ट्रगल से भरा हुआ। क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भागना पड़ता है। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो फिर आप फेलोशिप भी आपको नहीं मिल पाएगा। उसका टेन्योर 2 साल होता है। 2 साल के अंदर आपको या एमफिल में या फिर पीएचडी में आपको एनरोल करना होगा, अदरवाइज आप फेलोशिप आपको नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या हुआ था, मुझे पीजी में ही मिल गया था, पीजी सेकेंड ईयर में। तो फिर मेरा खत्म होते होते 1 साल लग गया। क्योंकि फिर उसके बाद जो एंट्रेंस वगैरह होता है पीएचडी का, मैंने पीएचडी और एमफिल दोनों का ही एंट्रेंस मैंने दिया था। एंट्रेंस नहीं, मुझे भाइबा मैंने दोनों का अटेंड किया था, मेरा दोनों में ही क्लियर हो गया था। तो फिर मेरे टीचर्स ने बोला अगर तुम्हारा पीएचडी भाइबा क्लियर हो गया है देन यू शुड गो फॉर पीएचडी। पीएचडी के बाद फिर 6 महीना आपको पीएचडी कोर्स वर्क करना पड़ता है। तो फिर बस मेरा 2 साल एंड होने के लिए आ रहा था मेरा जो जेआरएफ का। तो फिर मुझे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत भागना पड़ा, इधर उधर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो चीज चाहिए, जो प्रोसीजर होता है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था। क्योंकि एक तो मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी, हिस्ट्री का वहां पे प्रिपरेशन कर रही थी, दूसरे जगह पे मैं आर्टिकल वगैरह भी अपना लिख रही थी पब्लिकेशन के लिए। तो बहुत मतलब आप एक मेंटल स्ट्रगल के फेज से गुजरते हो उस वक्त पे। अभी जेआरएफ जिन लोगों को मिल गया है तो कंग्रेचुलेशन, पर मैं बताना चाहूंगी कि लाइफ का रियल स्ट्रगल अभी यहीं से शुरू होने वाला है। ओके, ओके। हाँ, ये काफी, मैं भी हमेशा आपको यही बोलता हूँ क्लास में कि जेआरएफ करके कुछ नहीं होगा, आगे की जर्नी आपको डिसाइड करेगी कि आप आगे कैसे डील करते हैं उसको, जेआरएफ को यूज कैसे करते हैं बेसिकली, है ना? हाँ। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात आपने हम सबको बताई है। उसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा लीजा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, लाइक कितने घंटे दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, किस तरह से आपने अपने टाइम को मैनेज किया ऑन द डे टू डे बेसिस? एक्चुअली मुझे मेरा हॉबी रीडिंग है। तो फिर मैं हमेशा ही पढ़ती रहती हूँ कि कभी मैंने डे काउंट नहीं किया। हाँ, मुझे जब बोरिंग लगता था तो मैं जाके कुछ कुकिंग वगैरह कर लेती थी, शाम को कभी चाय पीने चली जाती थी, कभी सो लिया। ऐसा होता है, कभी टाइम मैंने काउंट नहीं किया। क्योंकि पढ़ाई मेरा हॉबी है, मुझे कुछ भी पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कोई बुक हो गया, वही जो हिस्ट्री से नहीं हो, या फिर किसी का बायोग्राफी हो गया, कुछ भी मेरे हाथ में कुछ भी आ जाए, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। बेसिकली मेरी मम्मी, वो तो हमेशा ही मतलब मुझे सपोर्ट करती कि बेटियों को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि घर का काम मतलब तुम अपने फ्यूचर में खुशी से करना चाहिए, ना कि मजबूरी में। बेसिकली गर्ल्स के साथ क्या होता है कि उनको मजबूरी में अपने घर संभालना पड़ता है, चाहे उनका मन हो ना हो। पर मम्मी, मेरी मम्मी मुझे बचपन से यही सिखाती है कि घर का काम करना अच्छा है। बस आप अपने मन से करना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती से। आप पहले अपना कैरियर सेट करो, अपना गोल बनाओ,
फिर उसके बाद जब आपका मन करे तब घर का काम कर लेना, तब जो मर्ज़ी कर लेना, अभी पढ़ाई करो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ़ आपकी हॉबी पढ़ाई है। पढ़ाई के अलावा कुछ आपको और शौक है लाइक इन फ्री टाइम? लाइक ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीजी आर्कियोलॉजी भी मेरे पास 2 ऑप्शन था, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। तो फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से पूछा कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी तब तो इतना डिफरेंस नहीं पता था। तो हुँ, फिर हुँ। मैंने उन्हें पूछा कि डिफरेंस क्या है दोनों में? तो फिर मेरी एक सीनियर दीदी है, उन्होंने मुझे बताया है कि अगर तुम्हें बुक में एक्सप्लोर करना है तो फिर तुम हिस्ट्री ले लो, अगर तुम्हें अपने रियल लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना है तो तुम आर्कियोलॉजी ले जाओ। क्योंकि आर्कियोलॉजी में आपको माउंटेन क्लाइंबिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरे जगह फोर्ट्स वगैरह आपको लिया जाता है, पैलेसेस वगैरह लिया जाता है, तो आप बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सप्लोर करोगे। तो फिर यही एक था मेरे माइंड में सॉर्टेड था। मैंने तो दोनों जगह ही एंट्रेंस दे दिया था, पर मेरा प्रेफ़रेंस आर्कियोलॉजी में था। एंड जो भगवान की मर्ज़ी है मुझे मिला। मैंने लाइफ़ में पहली बार माउंटेन क्लाइंबिंग किया था। बहुत मैंने अपने लाइफ़ को एन्जॉय किया, तब से मेरा ट्रैवलिंग मतलब था मन में और फिर मिल गया। फिर मैंने स्ट्रैटेजिकली भी अपना वही चूज़ किया पीएचडी में कि जहाँ पर मुझे घूमने का थोड़ा चांस मिले। मैंने फिर पैलेस चुना है। पैलेस के लिए भी मेरा कुछ अलग ही अट्रैक्शन था बचपन से। तो फिर मैंने अपना टॉपिक भी उसी तरह से ले लिया, रॉयल पैलेसेस ऑफ ओडिशा। अभी ऐसा चल रहा है। चलो दैट्स ग्रेट। मतलब इससे ये रहता है कि एक सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट, जेन्युइन एक इंटरेस्ट है, वो हमारा बना रहता है अगर हम अपने पसंद का टॉपिक चूज़ करते हैं तो। और आपका ये तो काफ़ी करीब है ट्रैवलिंग, और आपका पीएचडी भी इसी में चल रहा है, रॉयल प्लेसेस ऑफ ओडिशा साइड, आई थिंक आपने जैसा बताया था। यस। तो मैं ये जानना चाहूँगा लीजा कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को एक साथ क्रैक करने की सोचते हैं और आप क्रैक भी किया है आपने। लाइक सिविल सर्विसेज, नेट, और मतलब आप मल्टी टैलेंटेड टाइप एक पर्सनैलिटी है। तो ये कैसे मैनेज करती होंगे? ये मोटिवेशन आता कहाँ से आपके अंदर? एक्चुअली जो आपने पिंग-पोंग बॉल देखा है कि इसको फेंक लो वो फुदकता ही रहता है। आई एम लाइक दैट पर्सन। मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, डिफरेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए हमेशा ज़िंदगी। तो मुझे जब लगता है कि हाँ, ये फील्ड कुछ अलग है, कुछ नया है, तो फिर मैं उस पे कूद जाती हूँ। जब मुझे नेट के बारे में पता चला, मैंने दिया। जब मुझे सिविल सर्विस के बारे में पता चला, तो मैं भी उस पे लग गई कि हाँ, चलो ट्राई करते हैं, क्या कैसा एग्ज़ाम का लेवल है, क्या होता है। मैंने दूसरे एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए, हालाँकि वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तो ये चल रहा है। बट बोलूँगी कि बहुत मतलब आप एक मेंटल स्ट्रगल से गुज़रोगे। बहुत मतलब मैं बहुत डिप्रेस्ड भी हो जाती थी बीच-बीच में कि मैं क्या कर रही हूँ? शायद अगर एसएससी, सीजीएल वो सब वग़ैरह के लिए प्रिपेयर कर लेती तो शायद मेरा अभी कोई जॉब हो गया होता, मैं सिविल सर्विस के लाइन में आ गई, नेट जेआरएफ की लाइन में आ गई, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये भी दिमाग में आता है। फिर खुद को समझाती हूँ कि अगर इतना रास्ते में आ गई हूँ, तो फिर अभी पीछे क्यों देखना? चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा फिर। तो बहुत मतलब आपको 2016 से ही लाइफ का जो जर्नी है काफ़ी हार्ड हो गया था मेरे लिए, टाइम मैनेजमेंट, खुद को सँभालना। और फिर आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, 4 घंटे पढ़ाई कर लिए, इससे नहीं होगा। आपको बहुत सारा टाइम इस पे देना पड़ेगा। आई रिमेंबर कि जब रात-रात भर मुझे जागना पड़ता था अमृता अर्जुन मूव बोलने नहीं है तो सब मेरे फ्रेंड्स सो गए थे। मैं सर पे अमृता अर्जुन लगा के बैठ के पढ़ाई करती थी। बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ है इस दौरान। लीजा, ये जो आपका स्ट्रगल है, यही आज आपको इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आज सबको हम आप हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। तो मैं स्टूडेंट से जो भी देख रहे हैं अभी या जो भी सेशन को देखेंगे, मैं उनसे एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है लाइफ, है ना? हार्ड वर्क का कोई हाँ, अल्टरनेटिव नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने आपका आप जो कोई भी चीज़ के लिए आप अगर एफ़र्ट दे रहे हो, अगर आज आपको उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कुछ पैसा बर्बाद हो गया या फिर कुछ हो गया।
क्योंकि जब मैंने सोशियोलॉजी और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था मेंस में, मैंने पहले भी मेंस जो सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया था, तब मैंने बुक खरीद लिया था। मैं जब कुछ महीने पहले ही सोच रही थी कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैंने सोशियोलॉजी के लिए बुक वगैरह सब खरीद लिया, गया सब। तो फिर सडनली मैंने देखा कि हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस निकला। मैंने फिर दे दिया और फिर वही मटेरियल बाद में मेरा यूज़ हुआ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने 1 साल पहले खरीदा था। मैं शायद उसको कहीं किसी को दे देती या फिर कहीं पे रख देती। पर कभी आपका एफर्ट, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाता। मतलब जैसा कि मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता ही हूँ कि सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती है। लाइक जो सरस्वती माता है वो हाँ, कभी किसी का उधार नहीं रखती है, वो हमेशा रिटर्न करती है आपका। थोड़ा लेट कर दे रिटर्न, लेकिन उसका रिटर्न फिक्स है, वो आपको मिलेगा। तो मिलता है। यही है कि मेहनत करते रहो और सरस्वती माता आपकी मतलब कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न जरूर देगी। लीजा, मैं ये जानना चाहूंगा कि अनअकैडमी का क्या रोल रहा आपकी सक्सेस में? जो फर्स्ट वाली में तो आपका पहले से आपने किया हुआ था, जो इस बार आपको सफलता मिली है उसमें अनअकैडमी का क्या रोल है? अनअकैडमी जो मेजर रोल मेरे लाइफ में रहा है कि अनअकैडमी के वजह से मैं आपके कांटेक्ट में आ पाई। यही तो मेरे लिए बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए जो मेरे पास जो गैप है, मेरे पास जो लैकुना है उसको फिल कर सके। तो फिर आप मुझे अच्छे लगे, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा। तो फिर मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही मैंने आपका कोर्स जॉइन कर लिया। और फिर मैं अभी सोच रही थी कि जब भी मैं पहले दिन से ही यही मेरा क्लियर था कि हाँ, मैंने ठीक किया, क्योंकि मुझे सफिशिएंट ही लगा। सब कुछ एंशिएंट हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो, जो भी कोई डाउट होता था, मैं मुझे याद है आप जो रज़िया सुल्तान का स्टोरी सुनाते हैं, उसका वन जो क्या एक्स्ट्रा क्लास हुआ, जो भी आप एकदम से स्टोरी जैसे कि बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, वैसे करके वो याद ही रह जाता है। फिर क्या होता है, फिर हमारा दूसरा होमवर्क स्टार्ट होता है कि हम उसको ज़्यादा उसको एनहांस करें। कुछ आपको डाउट हो गया वहाँ पे, तो अनअकैडमी में है कि आप डायरेक्ट कॉल पे पूछ सकते हैं कि हाँ सर, मुझे ये डाउट हुआ है। हम भी आपको मैसेज भी करते हैं वहाँ पे कि सर, हमें ये डाउट हुआ, क्लियर कर दीजिए। आप भी क्लियर भी करते थे। वही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आप वन टू वन इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। और उससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको एक लाइफ में कोई आपके लिए स्ट्रगल नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि कोई आपके लिए दूसरा आके नहीं पढ़ सकता। आपको कोई गाइड कर सकता है कि हाँ, ये बुक फॉलो कीजिए, वो बुक फॉलो कीजिए, इस तरह पढ़े, उस तरह पढ़े। अब जे आपने जैसे मुझे बोला था कि लिजा, अपने टोटल 24 आवर्स है, मुझे बस 4 आवर दे दीजिए, फिर आप मुझे बताना। तो फिर मैंने भी वही किया। आपने मुझे गाइड किया, मैंने उसी पे वर्कआउट किया। अनअकैडमी एंड थैंक्स टू शिवसा, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। एंड थैंक यू सो मच, आप जैसे स्टूडेंट को हमें पढ़ाने का मौका मिला, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और फाइनली मैंने बोला था कि 4 घंटे आप दीजिए और फिर बताना। तो आज आपका आंसर बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, उस 4 4 घंटे का जो मतलब जो रिजल्ट है वो बाकी सब लोग आपका देख रहे हैं। तो लीजा, मैं ये चाहूंगा कि आप मतलब फोकस कैसे रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 महीने तैयारी करते हैं, 2 महीने करते हैं, फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो इस रेस में जो एक थ्रोट कटिंग रेस हो चुकी है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, कोई भी एग्जाम लीजिए, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है जो बड़ा है। तो ऐसे टाइम पे मल्टीमीडिया का भी बहुत सारा इफेक्ट होता है, हमारी सोशल मीडिया का भी देखिए, इसका भी बहुत सारे इफेक्ट है। तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे चैनल्स हैं जो जितना हम आगे जा रहे हैं उतने बनते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में फोकस कैसे रहे? सिर्फ एक तो एंटायर जर्नी में आपको हर दिन फील होगा कि आप सबसे मतलब बिलो रैंक में है, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आपने टेस्ट में भी देखा होगा, कभी कोई 1 आ जाता है, कोई 3 आ जाता है, कोई बिल्कुल रैंक में ही नहीं आता।
तब आपको डिमोरलाइज फील होता है। कभी कभी आप जब 2-3 बार एग्जाम दे देते हो तब भी आपको फील होता है यार अब नहीं होगा मुझसे। पर आपको मोटिवेट खुद को रखना है। आपको सोचना है कि अगर मैं इस जर्नी में मैं अपने जो दोस्त है उनको भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा तो जेआरएफ हो गया था, तो फिर उन वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो क्लियर हो गया, तुम कहाँ से हमारा दर्द समझ पाओगी। तो फिर मैं बोलती हूँ कि अगर तुमने इस जर्नी में आ गए हो तो फिर अब पीछे क्यों देखना, लगे रहो, उसको क्रैक करो, क्यों नहीं होगा। अगर दूसरे बच्चे क्रैक कर रहे हैं तो फिर तुमसे क्यों नहीं होगा। और फिर मुझे जब डिमोटिवेट फील हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे चीजों से जुड़ी हूँ। एमए हो गया, फिर पीएचडी, फिर सिविल सर्विस, फिर दूसरे एग्जाम, बहुत सारे। फिर से मुझे भी डिमोरलाइज फील होता है कि मैं इतने सारे चीजों में हाथ पैर मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। पर फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ अच्छे से तो फिर क्यों नहीं करूँ। इस बार नहीं होगा तो दूसरे बार देख लेंगे। पर कभी डिमोरलाइज नहीं होना। आपको फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाइए कि जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे। आप भी तो हमें अनएकेडमी पे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे पढ़ाई करो, क्यों नहीं होगा आपसे। अगर दूसरे बच्चे क्रैक कर रहे हैं तो फिर हाँ टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम। आप जब बड़े होते हो, 25 ईयर हो गया, 30 ईयर हो गया, उसमें भी तो वक्त लग रहा है, इतना साल लग रहा है। जो भी आप कोर्स करो उसमें भी तो 2-3 साल टेन्योर होता है। सबका एक एक टाइम होता है, आपका हार्डवर्क होता है। अब बस अपने लैब देखो, आप कहाँ पे लैब कर रहे हो, उस पे वर्कआउट कीजिए, अच्छे से होगा, सब कुछ होगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आई होप हमने स्ट्रेटेजी पोर्शन पूरा कवर कर लिया है। मैं अब थोड़ा सा जानना चाहूंगा लीजा आपसे पीएचडी के बारे में कि लाइक पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए, मतलब लाइक आफ्टर जेआरएफ, जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे ले, यूनिवर्सिटीज को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, लाइक तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को बताइए। अभी तो मतलब कुछ पैटर्न तो चेंज हो गया है, मुझे सेंटर लेवल का पता नहीं है। हमारा जो पैटर्न है उसको रुस्सा ने ले लिया था, पर जब मैं एंट्रेंस दे रही थी तब रुस्सा का कंसेप्ट नहीं आया था। मैंने 2 एग्जाम दिया था, एमफिल का और पीएचडी का। एग्जाम मतलब एंट्रेंस तो आपको नहीं देना पड़ता। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, आपको भाइबा अटेंड करना पड़ता है। तो फिर आपको मुझे पूछा गया था कि तुम्हारा दोनों में सिलेक्ट हो गया है, तो फिर तुम किसे लेना चाहोगे। तो फिर मैंने जो मेरे अभी के जो गाइड है उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बोला अगर पीएचडी तुम्हें मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं। एंड अभी क्या हुआ है कि एमफिल हट गया है हमारा कोर्स में से। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो मैंने अच्छा किया पीएचडी में ही ज्वाइन कर गई। तो फिर मैंने पीएचडी में ज्वाइन किया। आपको 6 मंथ का एक कोर्स करना पड़ता है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपको एक सिनॉप्सिस देना पड़ेगा। आपने जो टॉपिक सिलेक्शन किया होगा उसको सिनॉप्सिस देने के बाद उसको एक बोर्ड मेंबर आते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, कुछ आपको सजेशन देते हैं कि आपको टाइम फ्रेम में चेंज करना चाहिए या टॉपिक में चेंज करना चाहिए या फिर क्या ऐड करना चाहिए। वो सारा का सारा चीज चेक करते हैं। फिर आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चला जाता है, आपको एक नंबर दिया जाता है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर उसको यूज करके आप अपना जेआरएफ फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। ओके लीजा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ब्रीफ में ये सारी चीजें बताई हैं। इसके अलावा लीजा, आप हमारे स्टूडेंट को, आपके बहुत सारे फ्रेंड है जो आपके साथ में ही क्लास में पढ़ते थे, उनका 1-2 नंबर से रह गया है, लाइक बहुत ही डीमोटिवेट है इस टाइम पे, तो उनको आप कुछ सजेशन देना चाहोगे जो बिल्कुल मार्जिन पे आके रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड से जिनका बस पॉइंट समथिंग से नहीं हुआ था जेआरएफ, अभी भी नहीं हुआ है। हम सब एक साथ मिलके ही प्रिपरेशन करते थे। बहुत बुरा लगता है जब आपके दोस्त का नहीं होता है। बहुत भी वो डिमोरलाइज वो हो जाते हैं। तो दोस्त होने के नाते आपको, मैंने भी अपने आर्कियोलॉजी में मुझे 2 अटेम्प्ट लगे थे और फिर हिस्ट्री में मुझे 3 अटेम्प्ट लगे। एक ही बार में मेरा दोनों में ही नहीं हुआ था। चाहे वो सिविल सर्विस हो, नेट जेआरएफ हो, मेरा भी एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ था। लगता है बट थिंग इज दैट कि
आपको फिर से, अब अगर 1-2 पॉइंट्स रह रहे हैं तो आपको पता है कि आप अभी क्लियर कर सकते थे। थिंग इज दैट कोई कुछ लोग आपसे एक्स्ट्रा मार्क रख के, माइलेज रख के चले गए, तो फिर मैं हमेशा ही अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि तुम देखो कहाँ पे तुम लैग करते हो। पेपर 1 हो गया, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को पेपर 1 में ही दिक्कत होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पेपर 2 तो बहुत अच्छा मार्क उन्होंने गेन किया है, लेकिन पेपर 1 के वजह से थोड़ा, तो फिर मैं उनको आपके क्लासेस के बारे में बताती हूँ। अनअकैडमी पे जाओ, अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री भी मॉक टेस्ट है, उनको दिया करो। स्पेशल क्लासेस बहुत सारे फ्री अवेलेबल है, उनको देखो, प्रैक्टिस करो। जो भी आपके वीक एरिया है उन पे वर्कआउट करना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि देखो, अ, हर चीज़ का टाइम होता है। हो सकता है कि वो टाइम अभी नहीं आए आपका, और हो सकता है थोड़ी-सी मेहनत में कहीं कमी रह गई हो। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो जल्दी आने वाला है, तो उन सब स्टूडेंट के लिए जिनका थोड़े से मार्क्स से रह गया, बिल्कुल मार्जिन पे आके रह गए, वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये तो एक जर्नी है। कोई पहले कंप्लीट करता है, कोई बाद में करता है। अगर मेहनत की है तो कंप्लीट तो आप एक दिन फॉर श्योर करोगे ही आप सबको। तो लीजा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी टिप्स दी, बहुत मोटिवेट किया हमारे स्टूडेंट को, आपने अपना टाइम दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आप ऐसे ही सफलताएं अर्जित करते रहें अपने जीवन में, और बहुत सारी प्रोग्रेस करें, हमेशा खुश रहो, है ना? यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और आगे भी अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े अनअकैडमी की या हमारी क्लासेस की, तो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, आपका वेलकम है हमेशा। और ऐसे ही बढ़ते रहो और खूब सारी सफलताएं प्राप्त करते रहो। थैंक्स ए लॉट सर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने आपका कोर्स नॉट ओनली नेट के लिए बट अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है आपका नोट। तो मतलब क्या मैं बोलूं, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको भी, अनअकैडमी को भी, कि बहुत ही कम टाइम था मेरे पास अपने हिस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपरेशन करने के लिए, नेट के लिए भी, पीएससी के लिए भी। बट आपके वजह से सब कुछ कंप्लीट हो गया विद द टाइम। थैंक्स ए लॉट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लीजा। एंड आगे भी आप और एग्जाम क्लियर करो, आपकी और सक्सेस स्टोरी के लिए हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी देखते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं क्या आपके, तो हम वेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस का। थैंक यू सर। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। एंड ये था आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और सेशंस के लिए। और अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स आपका परसों से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 मार्च से आपका कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पेपर 1 को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाके आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है कैपिटल में शिव 10, शिफ्ट। इसको अप्लाई, यस, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। तो आई होप आप ज्वाइन करेंगे, और जैसे लीजा ने क्लियर किया वैसे ही आप सब लोग इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।